Hello everyone. Hope all of you are doing well. जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि 3 अप्रैल को होने वाले यूकेपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले 48 डेज आर लेफ्ट। तो इतने टाइम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके और आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, सो दैट यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स एंड आप ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आराम से पास कर सकें। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कुछ पोर्शन कवर करेंगे। तो जो रेफरेंस बुक है वो हमने ली है शंकर आईएएस, जो कि काफ़ी फेमस बुक है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। तो उस आज हम लोग उसके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, उनको स्टडी करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकें, सो दैट इतने कम समय में भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना शॉर्ट रहे। सो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था? सो इकोलॉजी टर्म दिया था अर्नस्ट हेकल ने। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इको मतलब इन्वायरमेंट और लॉजी मतलब होता है स्टडी। लेकिन जो इकोलॉजी है वो एक तरीके की स्टडी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में भी किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी के अंडर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। तो ये जो टर्म था ये दिया था कार्लाइल ने। और इन्वायरमेंट है जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, जहाँ हम रह रहे हैं उसके अराउंड जितना भी एटमॉस्फेयर है या जो भी लोग हमारे आसपास रह रहे हैं, वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा इन्वायरमेंट। तो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद देमसेल्व्स एज वेल एज द एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो अब एबायोटिक और बायोटिक जो ये फैक्टर्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो बायोटिक, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, तो इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायोटिक वो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के जो कि लिविंग हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब के सब आते हैं बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। और ए बायोटिक, क्योंकि आगे से ए आ गया, मतलब जो बायोटिक नहीं है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स के अंडर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम अगर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना चाहें तो इस दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि आप ये स्टडी कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको, इकोलॉजी की स्टडी को इस तरीके से विभाजित किया गया है कि हम बेसिकली 6 चीज़ों का यहाँ पर स्टडी करते हैं। 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला हमारा आता है इंडिविजुअल लेवल। यानी किसी एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल आप मेरी स्टडी ले लीजिए, अगर मेरी बारे में स्टडी हो रही है या किसी भी ह्यूमन के बारे में स्टडी हो रही है तो वो आ जाएगा इंडिविजुअल। तो उसके विषय में अगर हम स्टडी करें वो हो जाता है इंडिविजुअल। फिर कई सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉपुलेशन कब कहलाएंगे? जब सेम, मतलब जैसे ह्यूमंस का अगर हम लोग बात करें, जो होमो सेपियंस कहलाते हैं, अगर वो एक जगह में रह रहे हैं, एक टाइम पर रह रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हैं, ठीक है, एंड दे कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड अमंग्स्ट देमसेल्व्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे विल बी कंसिडर्ड वन स्पीशीज। और पॉपुलेशन कब कही जाएगी? अगर जैसे इंडिया में रह रहे हैं, जो ह्यूमंस इंडिया में रह रहे हैं वो इंडिया की पॉपुलेशन कहलाएगी, क्योंकि वो एक टाइम पे इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया नहीं एक लैंड बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, इसलिए वो एक पॉपुलेशन बन जाएगी। फिर कई सारी पॉपुलेशंस जो हैं वो एक कम्युनिटी बनाएंगी। जैसे कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें फॉर एग्जांपल एक जगह की कम्युनिटी की अगर हम बात करें इन्वायरमेंट सेंस में, अगर हम बोलें तो वहाँ पर प्लांट कम्युनिटी भी है, क्योंकि प्लांट्स भी रहते हैं। मतलब जैसे इंडिया का अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में प्लांट्स भी पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस भी पाए जाते हैं। तो एक प्लांट कम्युनिटी हुई, एक एनिमल कम्युनिटी और ह्यूमन कम्युनिटी। ये सारा का सारा जो है, जो मतलब जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, ये सारी एक डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल दैट इज प्लांट्स विल फॉर्म वन कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी। एनिमल्स जो होंगे वो एनिमल कम्युनिटी बनाएंगे, ह्यूमंस ह्यूमन कम्युनिटी बनाएंगे। जब ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ एक साथ आ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे आर्थर टैंसली ने ये टर्म दिया था इकोसिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे कोई लेक है, तो लेक में क्या है? पानी है, तो वो एबायोटिक फैक्टर हो गया। वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो हो गए हमारी प्लांट कम्युनिटी, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो हो गई एनिमल कम्युनिटी। लेकिन ये पूरा का पूरा जो पानी और ये कम्युनिटीज़ को मिला करके जो बना वो हो गया वहाँ का वाटर इकोसिस्टम, दैट इज़ वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। अब इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स बनते हैं, इकोसिस्टम्स को मिला के बायोम्स बनते हैं। जैसे जैसे अगर हम वर्ल्ड को देखें तो हम जानते हैं कि पोल्स के जो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ बहुत ठंडा होता है। इस तरीके से फिर हम टेम्परेट जोन में आते हैं और फिर इवेंचुअली हम लोग टॉरिड जोन यानी जो ट्रॉपिक्स के पास होता है। तो हम लोग इसको
एक स्टडी कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेटोरियल बायोम है, तो जितने भी कंट्रीज इक्वेटर के आसपास आती हैं उनका क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो वहाँ ऑलमोस्ट सेम तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, उनकी एक अलग ट्रेट होगा, और इस तरीके से ही एनिमल्स में भी एक अलग ट्रेट होगा एज कम्पेयर टू दोज फाउंड इन द पोल्स। पोल्स में हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे हमें पेंगुइन्स पाए जाते हैं तो वो इंटायरली डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू जो मंकीज पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। तो वो पर्टिकुलर बायोम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल बायोम हो गया या फिर इक्वाटिक बायोम हो गया। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरे हमारे अर्थ पर जो भी जहाँ पर भी लाइफ पाई जाती है वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है बायोस्फेयर। बायो का मतलब लिविंग, स्फेयर मतलब जो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये हो गए 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ऑस्मोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स को ही ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। तो हम लोग प्रोड्यूसर्स के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाइट बी अवेयर, लेकिन अगर जो नहीं जानते तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, क्योंकि ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब जो अपना खुद खाना बना सके, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो कि खुद खाना ना बना सके, हेटेरो मतलब दूसरों पर डिपेंड हो खाने के लिए, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। और जो ऑस्मोट्रॉफ्स होते हैं या सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, सेप्रो मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म, तो जो डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ्स, और इसी का दूसरा नाम है ऑस्मोट्रॉफ्स। तो इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया और फंजाई। और अगर आपसे पूछा जाए डेट्राइटस फीडर्स क्या होते हैं, तो अगर ऑस्मोट्रॉफ्स या सैप्रोट्रॉफ्स पूछा जाए तो एग्जाम्पल में देना है हमें बैक्टीरिया एंड फंजाई। और अगर डेट्राइटस फीडर्स कहा जाए जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, तो उसमें हम एग्जाम्पल देंगे अर्थवॉर्म्स का, नेमाटोड्स का और आर्थ्रोपॉड्स का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इकोटोन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इकोसिस्टम होता है, जैसे एक पॉन्ड इकोसिस्टम है और साथ ही एक साथ उसके बगल में होगा लैंड इकोसिस्टम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर पानी और लैंड उनका मिलन हो रहा होगा, तो उस जो पर्टिकुलर जोन है उसको बोला जाता है जोन ऑफ टेंशन। क्योंकि क्या होता है कि लैंड पे तो जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, लैंड पे डियर है, ठीक है, डियर पानी में जाके तो नहीं रहेगा, और इसी तरीके से जो हमारी फिश है वो लैंड पे आके नहीं रहेंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर जोन होगी जहाँ पर हम क्रोकोडाइल पाए जाएंगे। तो क्रोकोडाइल, या फिर अगर हम एग्जांपल लेते हैं टर्टल्स का, तो ये कुछ टाइम पानी में भी रह सकते हैं, कुछ टाइम लैंड में भी रह सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक जोन बन जाती है, उसको बोला जाता है इकोटोन। इसका अनदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो फॉरेस्ट और डेजर्ट की अगर हम बात करें, तो डेजर्ट में जैसा आप जानते हैं कि पानी कम होता है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट, एंड डेजर्ट में हमारा जो वेजिटेशन है वो भी काफ़ी कम होता है, कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं, ज़्यादा इसमें वेजिटेशन नहीं पाया जाता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी पाया जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे। लेकिन क्या है कि ऐसा तो होता नहीं है ना कि डेजर्ट के जस्ट बाद आपका फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया, बीच में एक पर्टिकुलर जोन आती है, उसमें ग्रासलैंड पाए जाते हैं। मतलब ना तो वो एग्जैक्टली ट्रीज हैं, ट्रीज भी वहाँ पर नहीं होते ज़्यादा, ना वो एग्जैक्टली डेजर्ट है, एक मिडवे है, मिड पाथ है, तो उसको बोला जाता है इकोटोन। इसी तरीके से अगर हम अनदर एग्जाम्पल लें तो एस्चुरीज हो जाता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर और जो हमारा सलाइन वाटर है उसके बीच का जो एरिया आ जाता है जहाँ पर वो मिक्सिंग होती है, उसको बोला जाता है एस्चुरी। अब क्या है कि इस जोन में जोन ऑफ टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो दोनों जो अलग अलग एरियाज हैं उनके मिड की कंडीशंस हैं। तो इसको बोला जाता है एज इफेक्ट, क्योंकि क्या है कि जहाँ पर फॉरेस्ट का एज खत्म हो रहा है और पानी का एज शुरू हो रहा है, मतलब उनका कोना है, किनारा है, तो उसलिए उसको बोला जाता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि दोनों जगह नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ग्रासलैंड में ग्रासेस पाई जाती हैं, ठीक है, और इसी ग्रासलैंड में रहते हुए कुछ ऐसा पर्टिकुलर एनिमल पाया जा सकता है जो कि ना फॉरेस्ट में पाया जाए और ना ही डेजर्ट में पाया जाए, तो उसको बोला जाता है एज इफेक्ट। और यही जो स्पीशीज होती हैं जो यहाँ पर ही पाई जाती हैं, इसी जोन में पाई जाती हैं, उनको बोला जाता है एज स्पीशीज। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, निश क्या होता है। तो निश, इसको प्रोनाउंस किया जाता है निश, NICH इसकी स्पेलिंग होती है। तो निश का मतलब जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है, बायोलॉजिकल रोल क्या है, वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है उसका निश क्या कहलाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है वो उसकी फूड हैबिट्स में, यानी फूड निश में आ जाएगा। वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो एग ले कर रहा है, या क्या वो अपने यंग वंस को इफ द यंग वंस आर बॉर्न डायरेक्टली, तो वो उसका रिप्रोडक्टिव निश आ जाता है। उसका रोल क्या है, इज इट अ प्रोड्यूसर, मतलब क्या वो खुद का खाना प्रोड्यूस कर रहा है, या इज इट अ हेटेरोट्रॉफ या सैप्रोट्रॉफ। तो ये सारा का सारा उसका फंक्शनल रोल है, इसीलिए इन सबको हम निश कहते हैं। अब जो डिफरेंट बायोम्स हैं, अगर हम उसका एक समरी लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दो जो ट्रेट्स हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एक बायोम का, जो बायोम की पोजिशनिंग डिटरमाइन करते हैं, वो हैं, एक तो है आपका टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। तो जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं, अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
रेनफॉल अगर हम ले जाएं लें रेनफॉल अगर हम ली जाए तो उसमें ड्राई से वेट की तरफ अगर हम जाते हैं, यानी कि कम रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल की तरफ, और अगर हम वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं एंड कोल्ड को हम ऊपर कंसिडर करते हैं, नीचे वार्म कंसिडर करते हैं, तो सिंस यहाँ पर पोलर रीजन है, उसमें सेंट्रल पार्ट है, मतलब ना एग्जैक्टली वेरी ड्राई नॉर एग्जैक्टली वेरी वेट, एंड कोल्ड है बहुत ज़्यादा, तो वो पोलर हो गया। उससे थोड़ा टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो टुंड्रा हो गया, एंड उससे थोड़ा और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो बोरियल होता है। अब हम अगर फोर्थ लेवल की बात करें, तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो वो हो जाता है हमारा कोल्ड डेजर्ट। और अगर हम थोड़ी रेनफॉल बढ़ गई तो वो प्रेरीज, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, और इवेंचुअली अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया लेकिन हमारी जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम है, तो वो वार्म डेजर्ट बन जाता है। अगर हम थोड़ा और रेनफॉल इंक्रीज करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, देन आते हैं हमारे सवानास, देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इवेंचुअली आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये याद करने का एक बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है। इससे हम याद रख सकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के बायोम है, और सारा का सारा डिपेंडेंट है सिर्फ दो फैक्टर्स पे। दो फैक्टर्स वो क्या है, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर हम इक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो लेंटिक और लोटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेंटिक जो है और लोटिक, तो एल ओ, लोटिक में एल ओ आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं फ्लो, मतलब जहाँ पर भी पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो सारे जितने भी फैक्टर्स होंगे, वो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे रिवर है या क्रीक है, तो वो सारे आ जाएंगे हमारे लोटिक में। और जो जो फ्लो नहीं कर रहा, जैसे लेक है, स्टैग्नेंट पड़ा है जहाँ पर पानी, जैसे कि लेक्स में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा लेंटिक सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फंक्शन को हम 3 सब हेडिंग्स में कंसिडर करते हैं। एक होता है एनर्जी फ्लो, दूसरा होता है बायोजियो केमिकल साइकिल, और थर्ड हमारा होता है सक्सेशन। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी फ्लो। तो जैसा कि आप जानते हैं, एनर्जी का फ्लो इस तरीके से होता है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, क्योंकि क्या है, सन से आपको एनर्जी मिल रही है, लेकिन सन से हम डायरेक्टली एनर्जी से फूड तो बना नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, जो कि सन की एनर्जी यूज करते हुए उसको कन्वर्ट करते हैं, इवेंचुअली कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और इसी को इवेंचुअली हम लोग खाते हैं, मतलब इसका सेवन करते हैं, और फिर इसी तरीके से फूड चेन आगे बढ़ती रहती है। तो फूड चेन का यहाँ पर मेंशन किया है, तो फूड चेन एग्जैक्टली होती क्या है? फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब जिसमें क्या है कि एक तरीके का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये डिपिक्ट करा जा रहा है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म है वो खाना खाता है, एंड देन वही किसी और ऑर्गेनिज्म का खाना बन जाता है। तो अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द अदर, एंड दिस गोज ऑन इज नोन एज अ फूड चेन। तो ये फूड चेन जो है दो तरीके की हो सकती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। तो अगर प्रोड्यूसर्स के द्वारा मतलब शुरुआत हो रही है तो वो आ जाता है ग्रेजिंग में, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर प्लांटन्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन दूसरी ओर अगर डेड ऑर्गेनिज्म से शुरुआत हो रही है, जैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हैं मर गए, तो उसके बाद उसको तो किसी फॉर एग्जाम्पल डेट्राइटिवोर ने खाया या सेप्रोट्रॉफ ने खाया, सेप्रोफाइट्स ने खाया, तो वो हो जाता है हमारे डेट्राइटस फूड चेन। तो ये एक बहुत सिंपलिस्टिक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इतना सिंपल तो होता नहीं है ना कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रीन प्लांट है, उसको सिर्फ एक रैबिट तो खाता नहीं है, उसको फ्रॉग भी खा सकता है, उसको ग्रास हॉपर भी खा सकता है, एंड इवेंचुअली वो जो फ्रॉग है उसको स्नेक भी खा सकता है या हॉक भी खा सकती है। तो इस तरीके का क्या होता है कि एक सिंगल लाइन नहीं है, क्योंकि अगर सिंगल लाइन हुई और सपोज कभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कभी यहाँ पर फ्रॉग नहीं हुआ मौजूद, तो ऐसे तो आगे की चल ही नहीं पाएगी ना फूड चेन। तो इसलिए जो है ये एक बहुत सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा एक्चुअल में जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें होता नहीं है। एक्चुअली फूड वेब पाया जाता है, मतलब जहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रीन प्लांट है, उसको ग्रासहॉपर भी खा सकता है, उसको फ्रॉग भी खा सकता है, या उसको एक काव भी खा सकती है, या हम खुद ह्यूमंस भी खा सकते हैं, और इसी तरीके से इवेंचुअली एक फूड वेब बन जाती है। थर्ड जो एस्पेक्ट है वो है कि फूड इकोलॉजिकल पिरामिड किसको बोलते हैं? तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सबसे नीचे लेवल पे जो सबसे ब्रॉड बेस होता है, या फिर ब्रॉड भी हो सकता है, या इन्वर्टेड के केस में इट कैन बी नैरो ऑल्सो, तो जो सबसे नीचे होता है वो प्रोड्यूसर्स रखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर्स के बाद आए प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, एंड सो ऑन। तो ये बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नंबर का, जैसे आपको पता है नंबर से समझ में आ रहा है कि तो जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में अगर जैसे 10 प्लांट्स हैं, तो सबसे नीचे हमारे 10 प्लांट्स, तो सबसे ब्रॉड हो जाएगा उसका बेस। फिर उसके बाद सपोज उन 10 प्लांट्स को 5
ग्रास हॉपर्स ने खाया, तो वो थोड़ा नैरो हो जाएगा और इस तरीके से हमें जो मिलता है वो अपराइट पिरामिड मिलता है, क्योंकि 5 ग्रास हॉपर्स ने खाया। फिर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि उन ग्रास हॉपर्स को स्नेक ने खाया, 2 स्नेक्स ने खाया, और फिर उन 2 स्नेक्स को एक 1 हॉक ने खाया। तो ये हमें जो पिरामिड मिला ये यूजुअली ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, तो अपराइट पिरामिड होता है। अगर इसका ऑपोजिट देखें तो एक ट्री का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो ट्री में सपोज 1 ट्री है, तो सबसे नीचे जो होगा हमारा प्रोड्यूसर वो सिंगल ट्री हो जाएगा, तो वो सबसे नैरो हो जाएगा। अब उस ट्री में लेट अस सपोज कि बर्ड्स रह रही हैं, सपोज 10 बर्ड्स रह रही हैं, तो वो उससे थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा उसका नेक्स्ट लेवल। एंड सपोज ये 10 बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स रह रहे हैं, तो 10 बर्ड्स के ऊपर सपोज 1000 पैरासाइट्स हैं, और उन पैरासाइट्स के ऊपर भी अगर हाइपर पैरासाइट्स रह रहे हैं, तो हमें इन्वर्टेड टाइप का एक पिरामिड मिलेगा। तो नंबर पिरामिड जो होता है, हमें यह ध्यान रखना है कि ये इन्वर्टेड भी हो सकता है एज वेल एज अपराइट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं बायोमास। बायोमास का ये मतलब होता है, अगर हम ड्राई वेट लें पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल का, और फिर हम लोग अगर पिरामिड कंस्ट्रक्ट करें, तो वो बोला जाता है बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी इन्वर्टेड भी हो सकता है या अपराइट भी हो सकता है। अपराइट यूजुअली लैंड में होता है, और इन्वर्टेड इक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में या इक्वाटिक फूड चेन्स में पाया जाता है। एंड थर्ड इज एनर्जी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट रहेगा। तो जो हमेशा अपराइट रहता है वो है एनर्जी का पिरामिड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम एनर्जी सन से मिल रही है हमें, वो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब कुछ पार्ट जो एनर्जी जो वो बना रहे हैं वो इवेंचुअली लॉस हो जाएगा ड्यू टू रेस्पिरेशन, वो पास ऑन नहीं होगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये 10% रूल है कि अगर 10% एनर्जी प्लांट्स के अंदर अगर 100 है, तो इवेंचुअली जो नेक्स्ट लेवल होगी उसमें सिर्फ 10 जाएगी, और अगर 10 है तो उसका 10% ही जाएगा नेक्स्ट, मतलब 1% जाएगा नेक्स्ट में, और सो ऑन। इसीलिए हमारे ज़्यादा लेवल्स भी नहीं होते ट्रॉफिक, जो हमारा ट्रॉफिक लेवल्स है वो मैक्सिमम 4, 5 या 6, उससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि फिर एनर्जी ही नहीं रहती है। एनर्जी रहेगी ही नहीं तो पास ऑन क्या होगी नेक्स्ट लेवल के लिए। सो ये हो गया हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा एनर्जी फ्लो किस तरीके से होती है। अब नेक्स्ट है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल। अब जैसा आप जानते हैं कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मतलब जो अर्थ से रिलेटेड है, और केमिकल्स, तो ये जो केमिकल्स मूव करते हैं अर्थ में बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी, और जो हमारा जियोलॉजिकल कंपोनेंट है, ये इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूट करता है बायोजियो केमिकल साइकिल। रिसाइकलिंग होती रहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ लॉस हो गया, वो इवेंचुअली रिसाइकल होकर के दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तरीका है इसको पढ़ने का कि गैशियस और सेडिमेंट्री साइकिल। गैशियस मतलब अगर रिजर्वायर, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन साइकिल का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे हैं, और वो रेस्पिरेशन के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और सिमिलरली फॉसिल फ्यूल की बर्निंग वगैरह से चली जाती है। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसका रिजर्वायर प्रेजेंट है, इसलिए गैशियस साइकिल होती है। एंड सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल हो जाता है सल्फर या फॉस्फोरस। इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर में उतना ज़्यादा इसका रोल नहीं होता जितना कि अर्थ में। जैसे फॉस्फोरस के रॉक्स होते हैं, फॉस्फेट रॉक्स, उनकी वेदरिंग हो रही है, फिर उसको प्लांट्स टेकन कर रहे हैं, और इवेंचुअली वो एनिमल्स में जा रहा है, तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल। दूसरा तरीका है इसको स्टडी करने का, परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल में क्या होता है कि इमीडिएटली अगर एटमॉस्फेयर से कोई पर्टिकुलर गैस ली गई है, गैसेस का एग्जांपल लेते हुए समझते हैं इसको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर प्लांट्स ने वो ली, तो प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करेंगे या एनिमल्स में अगर वो पहुंच गई और रेस्पिरेशन करें, तो इवेंचुअली वो इमीडिएटली वापस चली जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा इसका डिले नहीं हो रहा, तो इसलिए बोला जाता है इसको परफेक्ट साइकिल। वहीं दूसरी ओर अगर हम इम्परफेक्ट साइकिल की बात करें, तो जैसे फॉस्फोरस का एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फोरस में ऐसा है कि जब तक ब्रेक डाउन होगा या फॉस्फेट रॉक्स बनेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अ, उसका ब्रेक डाउन होने में कुछ साल का टाइम लग जाए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट साइकिल, क्योंकि ये इंस्टेंट हमारा रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। अब इसमें ही हमारा नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चंस आए हैं कई सारे। तो इसमें जो है हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स टेकन नहीं कर सकते, तो पहले नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है अमोनिया में, और उसके बाद या फिर वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट्स यूज़ करते हैं, और इवेंचुअली जब प्लांट्स दे डाई, तो वापस वो जो है उसको अमोनिया को नाइट्रेट में सॉरी अमोनिया एंड नाइट्राइट्स दे आर इंटर कन्वर्टेड एंड फाइनली कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन, और फिर वो साइकिल कंटिन्यू होती है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको हम इन डेप्थ देखेंगे आने वाली क्लासेस में, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंशनड है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू स्टडी देन यू कैन गो एंड स्टडी, क्योंकि इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स है, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, क्लोस्ट्रीडियम है,
राइजोबियम है। तो ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स है और इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें से फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है, या जो लेग्यूम्स हैं उनके रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है और इनका रोल क्या होता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि डीनाइट्रीफाइंग है या नाइट्रीफाइंग है। तो इसको हम डिटेल में इन डेप्थ एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी इस टॉपिक को लेकर के एंड वील कवर इट देयर। आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक आइडिया इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर दिस टाइम। अब थर्ड जो एस्पेक्ट आता है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको हम इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि पायोनियर स्पीशीज क्या होती है। तो कहीं पर भी अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, पहली बात तो ये समझते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। तो कोई भी सपोज एक बेयर एरिया है, वहाँ पर अगर पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म आकर के बैठ रहा है और इवेंचुअली वहाँ पर अगर फॉरेस्ट बन जाए, तो वो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिससे इवेंचुअली उस जगह में फॉरेस्ट बन गया, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पायनियर स्पीशीज वो होती हैं जैसे कोई बेयर एरिया है, जैसे सपोज कहीं एरिया में वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वहाँ कोई नामो निशान नहीं है किसी प्लांट का, किसी एनिमल का कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसी जगह में जब पहला ऑर्गेनिज्म जाकर के वहाँ जो बैठेगा, फॉर एग्जांपल लाइकन्स जो होते हैं, मेनली मॉसेज या लाइकन्स, इनका अगर वहाँ पर कोई प्रोपग्यूल मतलब सीड या फिर कुछ भी उनका जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर वो वहाँ जाके सेटल हो गया, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे एसिड्स रिलीज करने लगेंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे उस एरिया में सॉइल फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर सॉइल फॉर्मेशन हुआ तो फिर उड़ते उड़ते कहीं और से सीड आया, इस तरीके से फाइनली विद मैनी ईयर्स, क्योंकि ये जल्दी तो होता नहीं है, कई साल लगते हैं इसको होने में, धीरे धीरे फिर वहाँ पर ग्रासेस डेवलप होंगी, फिर ग्रासेस के बाद वहाँ पर स्मॉल ट्रीज डेवलप होंगे और फाइनली वहाँ पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगी। तो जो सबसे पहले वहाँ पर आए लाइकन्स या मॉसेस, उनको बोला जाता है पायनियर स्पीशीज। फिर धीरे धीरे जो वहाँ पर श्रब्स बने या स्मॉल स्मॉल ग्रासेस आई, देन श्रब्स आई या स्मॉल ट्रीज आए, तो उनको बोला जाता है सीयर्स या फिर सीरियल कम्युनिटी। और फाइनली जब वहाँ पर एक फॉरेस्ट डेवलप हो गया, उसको बोला जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज है, वो एक स्टेबिलिटी ले आती है उस जगह में, वो ज़्यादा अब चेंज नहीं होता। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो तो वो एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है, इसलिए उसको बोला जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब इसी में आता है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। तो जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कहीं पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो क्योंकि वो पूरी तरीके से बेयर एरिया है, तो इसीलिए वहाँ पर उसको बोला जाता है प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि वहाँ पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें और एग्जांपल लेते हैं कि एक फॉरेस्ट एरिया है ऑलरेडी, लेकिन क्या है कि वहाँ पर सपोज एक पर्टिकुलर एरिया, उसके सेंट्रल पार्ट में अगर आग लग गई, तो वहाँ पर ऑलरेडी फॉरेस्ट था लेकिन आग लगने की वजह से अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर फिर से कम्युनिटी बन जाए और क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाए, सक्सेशन हो जाए, तो इसका बोला जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन कंपैरेटिवली कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि उसके आसपास ऑलरेडी फॉरेस्ट था और वहाँ से प्रोपग्यूल्स का आना और इवेंचुअली कंडीशंस का ऐसा डेवलप होना कि फाइनली सक्सेशन कंप्लीट हो जाए, वो कंपैरेटिवली ईजियर रहता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। सेकंड है ऑटोजेनिक या एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक मतलब अगर खुद ब खुद कम्युनिटी है एरिया की और वो खुद ब खुद अगर बिना किसी एक्सटर्नल एड के खुद ब खुद अगर सक्सेशन हो रहा है, तो वो होता है ऑटो। और एलो मतलब अगर बाहर से कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर किसी एरिया में सक्सेशन कराने के लिए, तो उसको बोला जाता है एलोजेनिक सक्सेशन। अगर अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉफिक में अगर एक सक्सेशन में प्लांट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या उनका डोमिनेंस है, तो वो हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और हेटेरोट्रॉफिक अगर हेटेरोट्रॉफ्स की ज़्यादा क्वांटिटी है, वहाँ पर उनकी डोमिनेंस है, देन इट इज़ कंसिडर्ड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। नाउ अनदर एस्पेक्ट इज ज़ेरार्च एंड हाइड्रार्च। तो ज़ेरार्च मतलब ज़ेर मतलब होता है ड्राई। तो अगर कोई डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर सक्सेशन शुरू होकर के इवेंचुअली हमें एक फॉरेस्ट एरिया अगर मिल जाए, तो वो कंसिडर होता है ज़ेरार्च। और हाइड्रार्च, अगर कोई सपोज लेक है और वहाँ पर यूट्रोफिकेशन हुआ और इवेंचुअली वो भी अगर फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, दिस हैपेंस ओवर मेनी ईयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 साल में हो गया, 20 साल में हो गया, मिनिमम जो है 500 साल लग सकते हैं या 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं। तो कोई भी लेक एरिया अगर कन्वर्ट हो जाता है फॉरेस्ट में, उसको बोला जाता है हाइड्रार्च। हाइड्रार्च क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में वहाँ पानी था। हाइड मतलब हाइड्रार मतलब पानी। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ। फिर अनदर थिंग दैट विल टॉक अबाउट इज बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा आपको नाम में दिख रहा है अक्यूम्यूलेट एंड दूसरा है मैग्नीफाई। तो अक्यूमुलेट का मतलब जब किसी भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहली बार कोई चीज़ एंटर कर रही है, और यहाँ पर हम अक्यूमुलेशन, बायो अक्यूमुलेशन हम इस टर्म में देखते हैं कि किसी भी पॉल्यूटेंट का अक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे डीडीटी है, स्प्रे किया जाता था मॉस्किटोज के लिए, लेकिन क्या हुआ कि
अगर वो ह्यूमन बॉडी में अक्यूमुलेट करने लगा, अक्यूमुलेट मतलब अगर वो एंटर हो गया, कैसे होगा एंटर? ऐसा हो सकता है कि वो सपोज प्लांट्स में थोड़े बहुत मात्रा में चला गया। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मर्करी। सपोज मर्करी एंटर्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी या एंटर्ड इनसाइड प्लांट बॉडी, तो दोनों केसेस में वो खा जाएगा बायो अक्यूमुलेशन हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया तो भी अक्यूमुलेट हुआ है ऑब्वियसली, और अगर प्लांट के अंदर गया, प्लांट्स ने अगर ऑब्जॉर्व कर लिया उसको अपने रूट्स के थ्रू, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड बायो अक्यूमुलेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने ट्रॉफिक लेवल पढ़ी थी, तो मैग्नीफाई मतलब इंक्रीज होना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाना। तो जैसे मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि हम ट्रॉफिक लेवल्स कंसिडर करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं मर्करी का, तो सबसे पहले सपोज प्लांट्स में मर्करी चला गया, या लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर बॉडीज। तो फिश हैं, फिश में मर्करी सपोज पानी में डिजोल्व हो गया, एंड वहाँ पर जो छोटी छोटी फिश हैं उसमें वो उनकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया। अब यही सपोज 10 फिश हैं, एक बड़ी फिश ने इन 10 छोटी फिश को खाया, तो उसकी बॉडी में ऑब्वियसली वो 10 के 10 फिश के अंदर जो छोटी छोटी क्वांटिटी थी मरकरी की, वो इस बड़ी फिश की बॉडी में सारा का सारा अक्यूमुलेट हो गया। फिर सपोज यही 3-4 फिश हैं किसी ह्यूमन बींग ने खा ली, तो वो 3-4 फिश के अंदर जितना भी था वो सारा मरकरी अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जा चुका है। तो इसी तरीके से क्या है, मैग्निफिकेशन हो रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो इसको बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने लायक, कि सबसे पहली बात, बायो मैग्निफिकेशन उस सब्सटेंस का होगा जो कि फैट सोल्यूबल है, क्योंकि अगर वाटर सोल्यूबल वो हुआ तो वो ऑब्वियसली यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि पानी आप ज़्यादा पी लो, आपकी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो निकल जाने हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो फैट सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल मतलब पानी के साथ वो नहीं बहेगा वापस, आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट करेगा, आपकी बॉडी में ही रहेगा, एंड ये फिर दिक्कत का कारण बनता है अगर ये टॉक्सिक इवेंचुअली एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कि ज़्यादा यूटिलाइज ना किया जाए मर्करी एंड ये जो बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, क्योंकि अगर बायो अक्यूमुलेशन होता है एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन हुआ, सपोज थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया, तो बीमारियां होने लग जाएंगी। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। नाउ द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे इज बायोटिक इंटरेक्शंस। अब बायोटिक इंटरेक्शन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हाउ आर दे इंटरैक्टिंग अमंग्स्ट देमसेल्व्स, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स बायोटिक इंटरेक्शंस। तो ये 6 तरीके के हो सकते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो आपस में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, एंड दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स और बीज का, या जो हमारी बटरफ्लाइज हैं। तो बटरफ्लाई प्लांट्स के पास आएगी फ्लावर में नेक्टर के लिए, यानी खाने के लिए आती है, फूड के लिए आती है, एंड उसी प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, तो दोनों के दोनों प्लांट्स को भी और एनिमल को दोनों को बेनिफिट हुआ। तो दिस कम्स अंडर म्यूचुअलिज्म। Second is commensalism. Commensalism, as you can see in the diagram, it shows plus and zero. Out here, zero means that the one partner is neither benefited nor it is harmed. Now, this you can study. An example can be that let us consider cow dung है, ठीक है, काउ ने सम एक्सक्रीटा काउ डंग पड़ा हुआ है। अब उसमें जो है छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें रह सकते हैं, उनको जो पर्टिकुलर चीज़ों की रिक्वायरमेंट जैसे सैप्रोफाइट्स हैं वो उसमें रह करके खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर काऊ को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, शी जस्ट पुट सम एक्सक्रीटा एट सम प्लेस, काऊ को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना बेनिफिट हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन जो सैप्रोफाइट्स थे उनको खाना मिल गया, उनके मजे आ गए। तो ये हो गया है कमेंसालिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज अमेंसालिज्म। So amensalism में there is minus and zero, which means that one organism is harmed and the other organism is not impacted at all. So इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज अ प्लांट इज ग्रोइंग समवेयर, एंड उसकी ये प्लांट के अंदर ये टेंडेंसी है दैट उस प्लांट से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आसपास कोई और ऑर्गेनिज्म या कोई और प्लांट नहीं ग्रो कर सकता। तो इससे उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, बट आसपास क्योंकि कोई और प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, इसीलिए दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंसालिज्म। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो कॉम्पिटिशन बिटवीन the members of a particular species या between the members of two different species. Let us consider an example कि एक particular lake है and उसका पानी पीने के लिए there is competition. Lake में पानी कम है and two species are conflicting. उनके बीच में लड़ाई हो रही है कि उस particular area में कौन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर grass भी अच्छी है। तो eventually क्या होगा कि दोनों को किसी ना किसी तरीके का loss होगा, because it is possible that there is some sort of competition and fight between them that can lead to harm to the members of both the communities. तो यहाँ पर दोनों को लॉस है, इस वजह से इसको हम कंसिडर करते हैं माइनस माइनस। नेक्स्ट इज प्रेडेशन। सो प्रेडेशन इज व्हेन
an organism feeds on another organism. For example, tiger feeds on deer. Now out here, tiger is benefited because it is getting food, but the deer is under loss because it will lose its life. So therefore, one organism is benefited, the other is not benefited. This comes under predation. Similarly is the case with parasitism. In parasitism, for example, there is lice, जिसको हम जुआएं बोलते हैं हिंदी में. So if it is sucking blood from a person's head, then the person is negatively impacted because उसको itching की problem होगी, and it might also lead to certain issues. But the lice or the parasite is benefited. So this also comes under plus minus because one organism is benefited and the other organism is not benefited. मतलब एक को इसमें नुकसान हो रहा है तो दूसरे का फायदा हो रहा है. So these are the basic themes covered in chapter number 1 and chapter number 2 of Shankar IAS environment, and this becomes very important, and I hope this video has been helpful. आपको इससे कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, and hopefully कुछ questions इसमें से हम 3rd April के होने वाले एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. And all the very best, and always remember that you can do it. So all the very best, and with a positive note, we'll meet in the next video. Bye.